न्यूज, सच जरूरी है। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर बीड़ से सामने आ रही है। धर्म के मंच पर राजनेताओं का कब्जा है और राजनीति के मंच पर धर्म के लोगों का कब्जा है। पंकजा मुंडे, जब मैं सत्ता में था तब गैनाथ गाड़ का कार्यक्रम नहीं छोड़ा। अब सत्ता में नहीं, अब कीर्तन में 3-4 दिन आ सकते हैं, लेकिन धर्म के मंच पर राजनेताओं का कब्जा था और राजनीति के मंच पर धर्म के लोगों का कब्जा था, तो मैंने जाने से मना कर दिया। पंकजा मुंडे ने महंत को ललकारा। संस्कार नियमों को बदलने में सक्षम नहीं है, यही वारकरी संप्रदाय की उत्पत्ति है। गैनाथ किला है गोपीनाथ मुंडे के जन्म का भाग्य है। आपको जो मिलता है उसे रखना महत्वपूर्ण है। 2018 में 25 करोड़ आपके अभिभावक मंत्री के कार्यकाल में दिए। पंकजा मुंडे ने मांग की कि मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री को आज की सरकार द्वारा घोषित 25 करोड़ रुपए का भुगतान करना चाहिए। लोग यह नहीं पूछते कि क्या वे पद और सिंहासन पर नहीं है, लेकिन मैं लकी हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं। लोगों के जोर देने पर मैं यहाँ आया हूँ। त्या जिल्ह्यामध्ये 25 कोटी रुपये गैनाथ गडाला मंजूर झाले। तुमची लेख पालकमंत्री असतात त्याचे 2 कोटी वर्गही झाले आणि बाकीचे खर्च जसं होईल तसं होईल। पण आज सगळ्यांनी उल्लेख केला आणि आजच्या सरकारला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी जर पैसे डिक्लेअर केले, जे 2018 मध्ये आपण केलेले, ते आता अर्थसंकल्पामध्ये आले नाही। 2018 मध्ये तेव्हा आपण ते डिक्लेअर केले, गडावर येऊन कार्यक्रमही घेतला, 2 कोटी रुपये वर्गही झाले। पण आता जे केले ते नकली द्यावे, म्हणजे आम्हाला ते काम एका वर्षात 1.5 वर्षात उभं राहता येईल आणि ती भव्य मूर्ती ती आम्हाला याची डोळा बघता येईल। त्या मूर्तीचा आम्हाला। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर धाराशिव से सामने आ रही है। बीआरएस महाराष्ट्र की सभी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। शंकर अन्ना ढूंढके। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव राज्य में किसान कल्याण नीतियों को लागू कर रहे हैं और राय का बीआरएस मराठवाड़ा से महाराष्ट्र तक उन्हें महाराष्ट्र में भी लागू करने के लिए फैल रहा है। चंद्रशेखर राव की सभा 24 अप्रैल को नांदेड़ सभा के बाद छत्रपति संभाजी नगर में होगी। बीआरएस के राज्य समन्वयक पूर्व विधायक शंकर अन्ना ढोंडके ने प्रेस वार्ता में बताया कि भविष्य में पूरे महाराष्ट्र में बैठकें की जाएंगी और बीआरएस राज्य में आगामी सभी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने बीआरएस के मिशन, नीति और भविष्य की रणनीति पर तीखी टिप्पणी की। शरद जोशी के किसान संघ ने कहा कि बीआरएस का 80% हिस्सा था। हालांकि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए किसान संघ के मराठवाड़ा अध्यक्ष रामजीवन बोंदर ने कहा कि वह विलय के बिना किसान हित नीति के कारण ही संगठन के साथ थे, लेकिन कर्नाटक सरकार भी किसानों के हित में फैसले ले रही है। इस बारे में बात करने से इनकार करते हुए 50% ने कहा है कि किसान संघ के साथ है। इसी से चर्चा है कि किसान संगठन भविष्य में कहां तक टिकेगा। विषय असा आहे की बीआरएसनं जे मॉडेल तेलंगणामध्ये राबवलेलं आहे ते मॉडेल पूर्णपणे शेतकऱ्याच्या बाजूचं आहे आणि आदरणीय शरद जोशींनी सांगितलं होतं की जो बी पक्ष आहे ह्या देशामधला शेतकऱ्याच्या हिताचं आणि शेतकऱ्याच्या बाजूचं काम करेल त्याच्या पाठीशी संघटना राहील। आणि तेलंगणामध्ये जो विषय आहे त्या ठिकाणी 24 तास लाईट आहे, शेतकऱ्यासाठी फुकट लाईट आहे। 10,000 त्यांनी अनुदान पर पेरणीला पैसे देतात, ते सिंचनच्या योजना आहेत। आणखीन अशा बऱ्याचशा योजना, आधारभूत खरेदी केंद्र त्यांनी ठिकठिकाणी उघडलेले आहेत, त्या ठिकाणी शेतकऱ्याचा माल जागेवर खरेदी केला जातो। म्हणजे अशा अनेक योजना जो आहेत ते शेतकऱ्याच्या बाजूनं त्यांनी केलेल्या आहे। म्हणून ह्या महाराष्ट्रातली जी शेतकरी संघटना आहे, खास करून शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, मी त्या संघटनेचा मराठवाडा अध्यक्ष आहे। कारण आम्हाला तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला त्यांचं मॉडेल बघण्यासाठी गेल्या महिन्यात आमंत्रित केलं होतं। आम्ही ते मॉडेल बघण्यासाठी हैदराबादला गेलो। 2 दिवस आम्ही त्या ठिकाणी ते पूर्ण शेतकऱ्याच्या बाजूनं जे काही त्यांनी योजना राबवल्या त्या पूर्ण आम्ही डोळ्यांनी त्या ठिकाणी योजना पाहिलेल्या आहेत। आणि नंतर मग आम्ही निर्णय घेतला की बाबा जर हा पक्ष बीआरएस पक्ष जर शेतकऱ्याच्या बाजूनं महाराष्ट्रामध्ये उभारत असेल तर त्या पक्षासोबत आम्हाला काम करायला काही अडचण येणार नाही। आणि चंद्रशेखर राव जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी सांगितलं की बाबा आता ही तुम्ही
रस्त्यावरची जी लढाई, एसट्या फोडणं, रस्ता अडविणं किंवा आंदोलन करणं हे आता तुम्ही बंद करा. आता आपल्याला एकच आंदोलन करायचं, ते म्हणजे राजकीय आंदोलन. आणि त्या दिवशीपासून आम्ही राजकीय आंदोलन ह्या महाराष्ट्रामध्ये, मराठवाड्यामध्ये सुरू करायचा प्रयत्न आम्ही चालू केलेला आहे. म्हणून त्या निमित्तानं आम्ही जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये जी की शेतकरी आहेत त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करून त्या BRS पक्षाचं त्या महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीनं सरकार येईल त्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बावनकुले राष्ट्रीय नेता विनायक राउत ने तंज कसते हुए कहा, पिछले चुनाव में टिकट क्यों कटा, इसका करें चिंतन। उद्धव ठाकरे द्वारा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फड़तूस बताने के बाद से उद्धव गुट और भाजपा के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने उद्धव को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि दोबारा अगर ऐसी बात बोली गई तो हम उन्हें घर से निकालने नहीं देंगे। भाजपा अध्यक्ष के इस बयान पर सांसद विनायक राउत ने जवाब दिया है। राउत महाविकास आघाड़ी की होने वाली सभा को लेकर नागपुर पहुंचे थे, जहां बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुले ने दिए बयान पर सवाल पूछा, जिस पर जवाब देते हुए राउत ने कहा, बावनकुले जी राष्ट्रीय नेता है, उन्हें पहले इस पर चिंतन करना चाहिए कि पहले विधानसभा चुनाव में उनका टिकट क्यों कटा था। अगर उस पर वह थोड़ा चिंतन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उद्धव गुट नेता ने कहा, भाजपा पहले दिन से ही महाविकास आघाड़ी को राज्य में बैठकें करने से रोकने की कोशिश कर रही है। छत्रपति संभाजी नगर में पहली बैठक से पहले हमने मांग की है कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस दंगों के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करें, जिसने वहां हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव पैदा किया, लेकिन कुछ न हुआ। तो यह हमारी बैठक को रोकने का सरकार प्रायोजित प्रयास था। उन्होंने कहा, तीनों दल नागपुर में वज्रमुठ बैठक की तैयारी कर रहे हैं। बैठक में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। देवेंद्र फडणवीस जी और चंद्रशेखर बावनकुले दोनों नागपुर से है, इसलिए निश्चित भीड़ के पूर्वानुमान को देखते हुए दोनों के पैरों के नीचे से रेत सरक गई है। इसी डर से बीजेपी महाविकास आघाड़ी की बैठक को रोकने के लिए तरह तरह की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।